हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल क्लास 10th का उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू लेवल के हों, चाहे वो फर्स्ट रिवीजन लेवल के हों, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, सबका हमें कंप्लीट रिवीजन करना है। साथ ही साथ में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप साथ साथ में करते जाएं। ठीक, थोड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि भाई पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फटाफट कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। हालांकि आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है, 3-4 दिन में आपका एग्जाम है, तो आपको पता होगा बेसिक बेसिक रूप में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी ऐसा हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इस तरीके की फॉर्म बन रही है। इस तरीके का फॉर्म का मतलब कि भाई हमारे पास ए यहाँ पर कोई कोफिशिएंट हो, उसके साथ में एक वेरिएबल हो जो कि एक्स है, और उसकी कुछ पावर हो। अब इस पावर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो पावर है, एन हो, n-1 हो, कुछ भी हो, ये हमारी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? होल नंबर हमारी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर, जैसे कि x की पावर 2+1, इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट साथ ही साथ में ये पॉलिनोमियल भी हमारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पावर है ये कैसी है सर? ये हमारी एक होल नंबर है। साथ ही में वन के साथ में जो लगा हुआ है उसको आपको याद रखना है कि वन के साथ में क्या लगा हुआ होता है हमेशा? एक्स की पावर 0। या फिर सिंपल से बोलूं कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी उस कांस्टेंट टर्म के साथ में भी वेरिएबल लगा हुआ होगा, बट उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी हमारे पास 0 के बराबर। ठीक, वहीं पे अगर मैं लिख दूं अभी एक्स की पावर -3+2, सर इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल की पावर है वो कैसी हो गई है सर? यहाँ पर वेरिएबल की पावर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो गई है या फिर नेगेटिव इंटीजर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सर एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3/2। सर ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम रीजन, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर क्या क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा? ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज यहां पर तो होल नंबर है बट यहां पर होल नंबर नहीं है, क्योंकि एक्स की रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स की पावर हाफ, विच इज अ फ्रैक्शन। ठीक है भाई, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा? अब बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, वो कहेंगे यस सर ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि सर ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो रूट आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो रूट है मेरा वो किसके ऊपर है? नंबर के ऊपर है, कोफिशिएंट के ऊपर है। और कोफिशिएंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसकी पावर से मतलब है? हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है, जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 के बराबर। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके बेसिस पे हमने 3, 4, 5, 6 टाइप में पॉलिनोमियल्स अपने बांट रखे हैं। सबसे पहला हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर जो मैक्सिमम पावर होगी, हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी हर एक टर्म्स के अंदर, वो कितनी होगी? 1 के बराबर। जैसे कि x+1, x+2, 3x+4, इन सब के अंदर हमारे पास क्या है? वेरिएबल की पावर 1 है मैक्सिमम, दूसरी पावर 0 है। तो हम इसको बोलते हैं क्या सर? हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, या फिर उसकी डिग्री कितनी हो? मैक्सिमम पावर का मतलब हो गया डिग्री, उसकी डिग्री कितनी हो? 2 के बराबर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन कौन सा वाला? उसका एक स्पेशल टाइप है जो कि हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और सर ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ में वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ऐसे कि ये अगर मैं कर दूं तो आप कहोगे सर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो उसके टाइप्स में हम कैसे जाएं? सिमिलरली थर्ड हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, फिर बाई क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो, एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। एक नंबर का क्वेश्चन इनसे बन सकता है। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई पड़ेगी। पहले क्वेश्चन हमारे कुछ इस टाइप के हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल
एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। दो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं, उनमें से जैसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख ही ले रहा हूं। सर पहला है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 के बराबर। इन दोनों की हमको वैल्यू निकाल। वैल्यू का मतलब हो गया कि मैं वेरिएबल की जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करूंगा। जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है फर्स्ट वाले केस में एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड सेकंड केस में आपको दिख रहा होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे एक्स की मैं इस पूरी इक्वेशन की या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा और उसको मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 या फिर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो निकालते हैं सीधे। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। सर ये हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3 हमारा 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक, सिमिलरली वहां पर अगर हम देखें हमने 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसका आंसर कितना आ गया? सर इसका आंसर हमारे पास आ गया 4 के बराबर। तो सिंपल सा फंडा कि एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज 4, दैट्स इट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस ना बने, लेकिन फिर भी हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है बिकॉज हम A to Z कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। जब मुझे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मालूम पड़ जाती है तब इसके बाद मैं एक चीज और देखता हूँ। अगर मैंने x की किसी वैल्यू को पुट करा और उसको पुट करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जैसे यहां पर 2 आई है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ जाए। ठीक है भाई, क्या आ जाए? ये वैल्यू मेरे पास यहां पर 0 आ जाए, तब मैं बोलूंगा कि ये जो x इक्वल्स टू 1 था, अगर आ रही होती तो ये जो x इक्वल्स टू 1 था, इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या फिर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया, जीरो हो गया, इन तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी इसमें अलग हमारे पास नहीं है। तो भाई क्या था, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर 0 आ जाती है, तब हम बोलेंगे कि वो एक्स इक्वल्स टू जो भी हमने रखा हुआ है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमने एग्जांपल लिया पहला, हमने क्या देखा कि सर चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसमें पुट करके देखते हैं क्या x इक्वल्स टू -2 पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सर निकालते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है भाई, -2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास हो गया -8 और ये हमारे पास 4 है। 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 माइनस करा, कितना आ गया? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू -2 क्या होती है हमारे पास? इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करती है। क्या काम करती है? इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए ये 0 होती है, या फिर रूट होती है, या फिर सॉल्यूशन होती है। बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में भी हमने फटाफट जान लिया। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर होंगे तो आगे की चीजें आपके लिए और आसानी से समझ में आएंगी। अब जब मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसके एटमोस्ट उतने ही रूट आ सकते हैं। एटमोस्ट उतने ही रूट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारे पास उतने ही आएंगे जितनी उसकी डिग्री हो। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं जिसकी डिग्री 1 होती है, उसके हद से हद कितने रूट आ सकते हैं? सर उसके हद से हद हमारे पास एक रूट आ सकता है, या फिर हो सकता है एक भी रूट ना है, क्योंकि एक के अलावा क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 0। दूसरा, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली बात करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी हमने इसके बारे में बात करी है। तो उस केस में जो हमारे एटमोस्ट 0 आते हैं वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। अब इन दो जो जीरोज है मेरे पास, इनके अंदर 3 केस बनते हैं।
जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। पहला केस क्या बनता है कि दोनों के दोनों रूट्स जो हो वो इक्वल हो और रियल हो, मतलब रियल नंबर भी आ रहा हो और वो इक्वल भी हो। जैसे जो हमने अभी यहां पर निकाला था, इसके दो रूट्स आएंगे लेकिन दोनों के दोनों की वैल्यू -2 ही हो, तो यहां पर हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। हो सकता है किसी किसी केस में दो रूट्स आ रहे हो और दोनों ही डिफरेंट हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड नंबर 3 कि उसका कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने और चीज अपनी देखी। अब आगे आप बढ़ने से पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, उसके अंदर हमारा एक बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम, ग्राफ बना के दे देगा और ग्राफ बना के हमसे पूछता है कि बताइए इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने जीरोस हैं। जैसे हमको दे रखा होगा सर कि एक हमने ग्राफ दे दिया है, जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ एक्स पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है एफ एक्स का कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। दैट मीन्स उसके अंदर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, और ये जो y है ये उसकी वैल्यू है कि मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे जो वैल्यू आएगी उसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर। अब ग्राफ आपको बना के देगा x और y के बीच। चलिए सर मान लेते हैं ये ग्राफ आया और आपसे पूछा गया सिंपल सा कि बताओ इसके कितने रूट्स हैं। तो भाई एफ एक्स का मतलब आप अपने दिमाग में इस तरीके से रखिएगा कि मान लो मेरे को ये इक्वेशन दे रहे, अब ये इक्वेशन मेरे पास क्या है कि मैं x की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं जिनको पुट करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो वो x की वैल्यूज मेरा क्या कहलाती है सर, वो x की वैल्यूज मेरी कहलाती हैं 0। और वही हमसे पूछा है कि इसके कितने जीरोस होंगे, मतलब x एक्सिस पे क्या होगा, x की वैल्यूज होंगी, तो x की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर y की वैल्यू 0 होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रखा है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो भी पॉइंट्स होते हैं वहां पर y की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज एक्स एक्सिस को हम एक और चीज कहते हैं y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पर y की सारी जब भी हम कोई सा भी पॉइंट उठाएंगे एक्स एक्सिस पे, अगर आप मान लो ये पॉइंट 4 है, 1 2 3 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, 4,0। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा हो और हमसे रूट्स पूछे हुए हो, तो हमको बस ये देखना है कि x एक्सिस को वो कितनी बार काटा है। यहाँ पर कितनी बार काटा है इसने, 3 बार, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है इसमें कितने रूट्स होंगे सर, इसके 3 रूट्स होंगे। कोई परेशानी। अब यहीं पे बच्चा इस चीज को रट लेता है कि ठीक है सर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ग्राफ वाला तो हम सिंपल सा ये कर देंगे और अपना काम निपटा देंगे। लेकिन एक चीज और है, अगर उसने हल्का सा गेम खेल दिया एग्जाम में, उसने बोला जो पॉलिनोमियल है वो है x इक्वल्स टू एफ बाई, तो इस बार आपका पॉलिनोमियल जो हो गया वो कैसा है, y के अंदर है। इसका मतलब इस बार आपको क्या देखना है, ये इक्वेशन इस तरीके से ना बनके ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बने। ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि हमको सबसे पहले ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ये देखना है कि इक्वेशन किस तरीके से दे रखी है। अब मैं y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगा कि x 0 आए। तो अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं तो सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे y की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x 0 है, बिकॉज मान लो ये -3 है तो हम क्या लिखेंगे इसको 0, -3। तो ये बात आपको हल्की सी और याद रखें, ठीक है भाई। अब जैसे कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा, पहला ग्राफ हमारा बन के आ रहा है, मैं साथ साथ में बनाते भी चलता हूँ। 4 हमने ग्राफ रखे हैं, चारों के ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, y इक्वल टू एफ एक्स के लिए। और हमसे पूछा हुआ है कि इसमें कितने रूट्स आएंगे। तो सर पहला ग्राफ हमको दिख रहा है कुछ इस तरीके से है, ठीक, दूसरा ग्राफ हमको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तीसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, एंड चौथा ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। चलिए भाई, तो इसमें पूछा गया कि बताओ इन चारों के चारों ग्राफ में कितने रूट्स हमारे पास सामने दिख रहे हैं या कितने रूट्स पॉसिबल है। तो क्योंकि सब कुछ y इक्वल्स टू एफ एक्स है, चारों के चारों ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो हमको याद रखना है क्या कि भैया x एक्सिस पे जितनी बार कट रहा होगा उतने उसके रूट्स। मैं थोड़ा फटाफट फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ सो दैट सब कुछ हम फटाफट 1-2 घंटे की वीडियो के अंदर कवर कर सकें, ठीक है भाई। तो पॉपअप करने की कोशिश करिएगा।
तो भाई यहाँ पर हमने देखा एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, तो इसके रूट्स कितने हो गए? 3। क्या आप इसको एज अ रूट काउंट करोगे? नहीं करोगे। वहीं पर अगर दे रखा होता x इक्वल्स टू एफ वाई, तब आप सिर्फ इसको काउंट करते, बाकी तीनों को काउंट नहीं करते। भाई इसमें कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार, तो एक ही रूट होगा। इसमें आपने देखा कि एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। एक्स एक्सिस मेरे पास ये है, ग्राफ मेरे पास ये है, एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी इस चीज के लिए जहां पर वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की पूरे के पूरी वाई की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए। ठीक है बालकों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब 0,0 से पास हो रहा है। तो बच्चों ये सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, जो है एट पॉइंट 0, और वहां पर y की वैल्यू भी बाई चांस 0 आ गई, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई यहां पर हमने क्या देखा कि इसमें भी सिर्फ एक ही 0 होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे जो हमने करे। अब बेसिक बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर हो चुका है। इसके अलावा इसमें और कुछ बेसिक हमारे पास नहीं बचा। अब सीधे हम अपने फॉर्मूलाज पे मूव करेंगे, सीधे हम अपने बेसिक बेसिक चीजों पे जो आगे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है 2 नंबर 3 नंबर के लिए, उनके ऊपर मूव करते हैं। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको इस तरीके से कुछ क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे, और पॉलिनोमियल्स देने के बाद पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस, कि भैया इसके हमको जीरोस निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमको चैप्टर नंबर 4 में भी करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करने हैं। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, अगर आपने उसको अच्छे से देख रखा है, तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। आपको पता है कि हम इनको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक्चुअली 3 मेथड से कर सकते हैं, पर हम 2 के ऊपर ही रहेंगे। 2 मेथड कौन कौन से हैं वो? सर हमारे पास एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, जो हम आमतौर पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखते हैं, और उसके बाद में हमारे पास आता है श्रीधराचार्य फॉर्म। हम दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्क क्या आता है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके अंदर सिर्फ इतना सा फर्क होता है, यहाँ पर इक्वल टू में 0 लिखा हुआ होता है। लेकिन जब आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें इक्वल टू में 0 नहीं लिखा हुआ होगा, आपको वो अपने आप लगाना पड़ेगा। ठीक, हमको पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस कौन सी वैल्यू होती है? सर जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिनपे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो हम लिखते कैसे हैं? सर हम इसमें शुरू करेंगे फॉर 0, तो ये हमें 0 निकालने हैं, तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर? इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। बस ये इतना सा स्टेप और बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल चैप्टर नंबर 4 की तरह। ठीक, तो अब इसमें अच्छा अगर आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो मान के चलिए कम से कम आधा मार्क्स आपका कट सकता है। टीचर ध्यान ना दे, इग्नोर मार दे तो बात अलग है, अदरवाइज आपका आधा मार्क्स कट सकता है। तो इसका अच्छे से आप ध्यान रखिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में होता क्या है वो देखते हैं। सर हम इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं प्लस या माइनस करके, सो डेट प्लस या माइनस करने के बाद तो यही चीज आ जाए मेरे पास, और जिन 2 पार्ट्स में तोड़ा है उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो ये कांस्टेंट टर्म इनटू जो x के साथ में लगा हुआ है उसके बराबर की वैल्यू आ जाए। ठीक, जैसे कि हमने देखा सर इस 3 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि आंसर 40 इंटू 1 40 के बराबर है। अब मैं प्लस में भी तोड़ सकता हूं, मैं माइनस करके भी तोड़ सकता हूं। तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि प्लस में तोड़ना है माइनस में तोड़ना है? वो सर ये वाला साइन आपको बताया, सेकंड साइन। माइनस का मतलब आपको इस 3x को माइनस करके तोड़ना है। तो सर माइनस अभी देखो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने आप क्वेश्चंस फटाफट इसके ऊपर कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मैं अगर देखूं तो सर डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि 3 मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 होता है, और 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 के बराबर बात। अब याद रखना कि 40 का मतलब मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 40 इंटू 1 जो यहां पर लगा हुआ है उस 40 की बात। तो आपको इसको भी काउंट करके चलना है इसमें। तो देखिए भाई क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 को हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम इन दोनों चीजों को, देन हम ग्रुपिंग करते हैं जैसे हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है इसको अच्छे से। तो x यहां से कॉमन लिया, x प्लस 8 माइनस 5 कॉमन यहां से लिया, x प्लस 8 यहां बचा। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 8 कॉमन आ रहा है,
x प्लस 8 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहां से x की एक वैल्यू आ गई -8 और एक वैल्यू आ गई 5। अब ये और लिखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो तो हर एक छोटी छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो तभी होगी, या तो पहला वाला जीरो हो या फिर दूसरा वाला जीरो हो या फिर दोनों जीरो। तो कोई भी एक जीरो हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर और लगा चलते हैं कि या फिर ये या फिर वो। बात खत्म। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं सीधे। भाई इस क्वेश्चन में देखा सर हमको क्या करना है, 16 को प्लस करके तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि 32 इंटू 2 मतलब 64 आंसर आए। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहां पर लिख सकते हो सर 8 प्लस 8, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि 16 को मैं क्या लिखूंगा, 8 प्लस 8 लिखूंगा, तो 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, और 8 8 जा 64 के बराबर। बट मैं यहां पर आपको एक छोटी चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन दिख रहा हो, सबसे पहले आप कॉमन लेने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपका फिर फैक्टराइजेशन इजी हो जाता है। बाई चांस इस क्वेश्चन में 8 प्लस 8 बन रहा है, बहुत इजी बन रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। भाई यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये कुछ मेरा इस तरीके से बन के आएगा 4x प्लस ये बना 16। ठीक है, अब ना फिर से लिखा फॉर जीरो, फॉर जीरोस क्या होगा, ये पूरी की पूरी चीज जीरो के बराबर। इसका मतलब 2 को मैं वहां पर ले आ सकता हूं। अब देखो ये थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। तो इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 16, सॉरी 4 प्लस 4 8 एंड 4 4 का 16 इक्वल्स टू 0। अब मैं ये दोबारा करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ गए। यहां पर हम x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट भी कैसा बनेगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां से या तो x की वैल्यू -4 आ रही है या फिर x की वैल्यू -4 ही आ रही है। ये मेरे पास कौन सा वाला बन गया, तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था जीरोस के बारे में, कि जीरोस हो सकते हैं डिफरेंट आ जाए, जीरोस हो सकते हैं सेम आ जाए। सेम आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उसको 2 बार लिख रहा हूं, रीजन क्या है, क्योंकि फैक्टराइज करके यहाँ पर 2 ब्रैकेट बन गए। ठीक, अब हम इस पे मूव करते हैं। भाई ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत करता है कि यार इसमें करें तो करें क्या, ऐसे क्वेश्चंस में करें तो करें क्या। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूँ, 2 तरीकों से आता है। एक बार तो रूट बाहर लगा हुआ हो और एक बार रूट अंदर लगा हुआ। अंदर कैसे, अभी समझाते हैं सर इसको, पहले इसको देख लेते हैं। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2√3 इंटू 3, 2 इंटू 3 के बराबर, जो कि कितना आ रहा है 6। इसका मतलब 5 को आपको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 6 के बराबर आ जाए। बहुत इजी तरीके से कर सकते हो सर, 3 प्लस 2 5 होता है, और ये रहा हमारा काम खत्म। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा वो चीज आप लेके चलोगे कि फॉर जीरो दिस इक्वल्स टू 0 आपको लिख के चलना है। चलिए भाई -3x, जब माइनस बाहर लगा हुआ हो ब्रैकेट का ध्यान रखना, अंदर दोनों चीजों के साइन चेंज हो जाएंगे। -2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। सर यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, एक जरा जरा चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बच्चों को दिक्कत करती है। सर कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन आप देखो ऐसे वालों में हमेशा मैं रूट कॉमन ले सकता हूँ। √3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो आप √3 कॉमन ले सकते हो, और साथ में x भी कॉमन जाएगा। यहाँ पर 2 बचा, 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √3। सर एक √3 कॉमन रह गया तो अंदर कितना बचा, सिर्फ एक ही √3 बचा। चलिए बात खत्म। 2x माइनस √3 -2x प्लस √3, इन दोनों के अंदर सिर्फ साइन का डिफरेंस, नेगेटिव साइन का, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन या -1 ही कॉमन ले लेते हैं, और अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। बात खत्म सर। हमारे पास एक ब्रैकेट बना है √3x माइनस 1, और दूसरा ब्रैकेट बना है कुछ इस तरीके से। तो बच्चों यहां से तो वैल्यू आएगी 1/√3, और बच्चों यहां से वैल्यू आएगी √3/2 के बराबर। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन आता है, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा होगा, वो इसी का अगला रूप है। उसमें क्या करेंगे, वो यहां पर √3 ना देने की जगह वो क्वेश्चन में यहां पर √3 दे देंगे, कुछ इस तरीके से। और अब बच्चे आते हैं घबरा कि भैया √3 में कैसे तोड़ें, कैसे करें। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आप इस क्वेश्चन को
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर लो। कैसे भाई, यहां पर हमारे पास √3, आपने सिंपल सा लिखा कि फॉर जीरो दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब ये करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, क्या आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर, कुछ इस तरीके से। ठीक, √3 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर भी √3 आ गया, यहां पर भी √3 आ गया, और बीच में जो 5√3 था उसमें जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √3 इंटू √3 3, 5 3 15, वो मेरा कितना बन जाएगा 15 के बराबर। अब ये क्वेश्चन जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, जिसको आपने कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा फैक्टराइजेशन। अब अगर बाय चांस मुझको ना समझ में आए कि फैक्टराइजेशन से कैसे करूं, तो मैं इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकता हूं, लेकिन आमतौर पे ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आपका नहीं आता, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आते हैं। बाय चांस कभी कभार बीच बीच में एक आध बार आ जाता है, तो पता नहीं है कब आ जाए, हमें सब कुछ करना है। तो भाई इसमें हमको क्या याद रखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट आपको अच्छे से उस पर कमांड होनी चाहिए, अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लोगे अभी के अभी, या बुक में जितने ज्यादा क्वेश्चन देख लोगे कि भाई 40 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो क्या हो सकता है, इतना ही करना है, बाकी आप सारा सीख चुके हो। बस उन ग्रुप को कैसे ढूंढना है, उन पेयर को कैसे ढूंढना है जो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, इतना आप अगर करना समझ गए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली में सुपर इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके 1 नंबर से ऊपर जाएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और कभी कभार 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखते हैं सीधे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो टॉपिक है वो टॉपिक है भैया फाइंडिंग जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। अच्छे से आपको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपको उसके जीरोस पूछे हुए हैं, और जीरोस के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करने को कह रहा है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये a b और c उनके साइन के साथ, जैसे बीच में अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3, तो भाई a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी -4 और c की वैल्यू होगी -3। ये बात आपको याद रखनी है कि हम विद साइन उनको लेके चलते हैं। तो भाई ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। आपको मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्स टू मैक्स, या फिर हम मान के चलते हैं 2 जीरो हमारे पास पॉसिबल है। तो मैंने कहा सर पहला जीरो मेरे पास है अल्फा, दूसरा जीरो मेरे पास है बीटा। अब हमारे पास दो रिजल्ट दे रखे हैं जो हमको याद रखने हैं कि सर इन अल्फा और बीटा, जो कि किसी भी गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल के हमने रूट्स मान लिए हैं, अगर मैं उनका सम निकालता हूं तो उनके सम की वैल्यू -b/a के बराबर आती है बात। और अगर मैं उनका प्रोडक्ट निकालता हूं तो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू c/a के बराबर आती है। ये वाली बात भी हमारे पास खत्म। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बन के आता है कि सर सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन जो आएगा टाइप का, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अभी स्क्रीन पर, वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक भाई, चलिए लेट हमने उस पॉलिनोमियल को अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए px मान लिया। ठीक, लिखने का तरीका बढ़िया करें। सर पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। जब भी पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, पावर 2, पावर 1, पावर 0, तो आप पहले उसको उस फॉर्म में लिखोगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर -7x एंड माइनस। ठीक, हमसे बोला गया है कि इसके जीरोस निकालिए और उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करिए बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो भाई फॉर जीरोस, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, हम क्या करेंगे, px की वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक, px कितना दे रखा है हमको, 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल्स टू 0। आओ भाई देखते हैं क्या करना है। 7 को माइनस करके कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उनको जब माइनस करूं
तो आंसर 7 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 6 3 जा 18 आए। तो भाई 18 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। 6 में माइनस करके 7 तो नहीं आने वाला। और हाईएस्ट देखें तो हमारे पास अभी 9 की टेबल में आता है। 18 तो नहीं काउंट करेंगे अभी इसमें। 9 2 जा 18, और 9 माइनस 2 7, बात खत्म। 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर यहां से 3x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 या 2x माइनस 3 यहां पर भी है, तो हम सिर्फ प्लस का 1 कॉमन लेंगे। चलिए भाई, तो यहां से हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट बन के आए हैं वो कुछ इस तरीके से बन के आए हैं। तो भाई x की एक वैल्यू तो माइनस का 1/3 है, और दूसरी वैल्यू x की हमारे पास 3/2 है। तो भाई आधा काम तो हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का काम तो हम कर चुके हैं कि हमने जीरोस को निकाल लिया। अब जीरोस को निकालने के बाद हमको क्या करना है भाई? इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो इसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो सर सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा दे रखा था, हमने अल्फा और बीटा तो नहीं माना है इसको अभी तक। तो सम ऑफ जीरो हमारे पास कितना है सर? -1/3 प्लस 3/2। सम करते हैं, एलसीएम आएगा 6 -2 प्लस 3 3 9। कितना हो गया सर? 7/6 के बराबर। 7/6 के बराबर। अब आप अगर देखो तो सर 7/6 को अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान से, तो सर इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? इसको हम लिखेंगे -b/a की फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर आंसर में माइनस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? एक माइनस बाहर लिखा और एक माइनस अंदर लिखा। अब बन गया। रहा 7/6 का 7/6 ही। क्या ऊपर जो -7 है वो b की वैल्यू है? हाँ सर b की वैल्यू है। क्या नीचे जो +6 है वो a की वैल्यू है? हाँ जी सर a की वैल्यू है। तो बात खत्म हो गई। इसको आपने लिख दिया किस तरीके से? क्योंकि मैं बोर्ड्स की कॉपी लिख रहा हूं तो मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ -b/a लिख के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने कहीं पर भी ba माना हुआ नहीं है ना भाई। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ऊपर 7 किसका कोफिशिएंट है? x का। हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपकी बुक्स में भी इस तरीके से ही लिखा। तो पहला रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरा रिलेशन बच्चों क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आ जाओ। प्रोडक्ट कितना होगा सर? -1/3 इंटू 3/2। 3 से 3 कट गया, -1/2। क्या सर? -1/2 आ रहा है। अब -1/2 अगर आप देखो तो सर -1/2 c/a के बराबर आना चाहिए। और c मेरा कितना होगा सर? c मेरा होगा -3, a मेरा होगा 6। इसको सॉल्व करने पे मेरा 1/2 आ रहा है माइनस का। कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से कैसे लिखूं? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं क्या करूंगा? इसको 3/6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अब इसको इक्वल टू में सेम तरीके से कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज आखिरी में नहीं करनी है, दिक्कत पड़ रही है, तो आप एक काम और कर सकते हो। आप इसमें शुरुआत में ही लेट या ऑन कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -7 शुरुआत में लिख लो। नहीं भी लिखोगे तो कोई खास आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आंसर आपका सही आया है। लेकिन अगेन आधा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो जिस क्वेश्चन को हम अच्छे से पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं उसमें आधे मार्क्स भी अपने क्यों गवाए? तो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस आपको लेके चलने पड़े। ठीक। तो ऐसे ही अभी आपको मैं स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बिल्कुल सेम तरीके से। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रखा है फाइंडिंग जीरो, या नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। भाई अब तक हमने निकाले जीरो, अब तक हमने रिलेशनशिप बनाया जीरोस और कांस्टेंट के टर्म्स के बीच में। अब आपसे कह रहा है कि अगर आपको जीरोस ही दे दे, ठीक है, मैंने आपको जीरोस दे दिए और आप बताओ कि भैया कितने क्वाड्रेटिक, उससे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। एक तो मैं आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन बताता हूं जो कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है, सुपर इंपॉर्टेंट, कि आपको एक दे देगा कि फॉर x इक्वल्स टू
दो रूट्स है हमारे पास, एक रूट है 2 और एक रूट है -3। तो बताओ भाई इन दोनों रूट से हम कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? ऑप्शन होगा 1, 2, 3, इंफिनिटी, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा आप याद रखोगे, दिमाग में डाल लो कि किन्हीं भी दो गिवन वैल्यू ऑफ रूट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो जिनके रूट्स कितने हो, 2 और -3। क्वेश्चन उल्टे तरीके से कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके रूट्स 2 और -3 है? तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, कैसे? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला x² प्लस 4x+4। अभी हमने शुरुआत में क्वेश्चन करा था, इसका कितना रूट है, -2 और -2। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस पूरे के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 2x² प्लस 8x+8 बनेगा। आप अभी भी इसके रूट्स निकालोगे तो -2 और -2 ही आएंगे। मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दी तो 3x² प्लस 12x+12 बना। सर अभी भी इसके रूट आप सॉल्व करोगे तो -2 और -2 ही आएंगे। इसका मतलब ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी वजह से मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहे हैं जिनके लिए जो रूट्स हैं, जो सॉल्यूशन है, जो जीरोस हैं, वो ये दो पर्टिकुलर नंबर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके रूट्स हमको दे रखे हो। तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हो। अब हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई अगर हमसे बोला जाए कि कोई एक बना के तो दिखाओ, आपने इनफाइनाइट बोल दिया, अब उसमें से कोई एक बनाकर तो दिखाओ तो हम माने। तो हमने कहा ठीक है सर, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो। अगर दो जीरोस हमें दे रखी हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा बन के आएगा वो हमेशा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के बराबर होगा। दो तरीके से क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। एक बार में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी हो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो आपको वैल्यू दे रखी है, आप इस तरीके से पुट करोगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज ना देके आपको क्या बोला होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला होगा। तो इस बार आपको वैल्यूज नहीं निकालनी, एक्स अल्फा प्लस बीटा नहीं करना, वो आपको डायरेक्टली दे रहा है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क होता है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 नंबर का, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में फिर लिखा ये भी होगा कि हेंस फाइंड इट्स रूट्स। क्योंकि बच्चों इसमें रूट्स थोड़ी दे रखे हैं हमको, इसमें हमको रूट्स नहीं दे रखे, तो हमको इसमें रूट्स को फाइंड करना पड़े। ठीक है, तो सीधे अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -6। ठीक है भाई, तो हमने क्या लिखा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों आपका, सर वो होगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। अब इनको लिखने के अलग तरीके, आप 2 को मान लो अल्फा और -6 को मान लो बीटा, उस तरीके से भी सॉल्व कर दो, पर कोई बात नहीं हम ऐसे कर लेते हैं, ये भी छोटा ही है। तो भाई सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, 2 में -6 को हमने प्लस करा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, 2 में -6 की मल्टीप्लाई कराई। तो बच्चों ये बनेगा कुछ इस तरीके से, x² प्लस 4x माइनस का 12। बात खत्म। इतना सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट्स जो है वो 2/3 और माइनस का 5/4 है। ठीक, अब आपको पता है, देखो क्वेश्चन देख के भी मुझको समझना होगा कि मैं उसको डायरेक्टली कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आप इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें गलती कम करो, आपको फ्रैक्शंस में प्लस माइनस करना अच्छे से आता है, फिर तो भाई कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा हौच पौच हो जाएगी, गलती हो सकती है या फिर यहाँ पर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप शुरुआत में लिख लो सम ऑफ द रूट्स और शुरुआत में ही निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ द। उसके बाद में फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर पूरा सॉल्यूशन करो। यहाँ कैलकुलेशन करने की जगह यहाँ सीधे आप वैल्यू पुट करो।
ठीक है, चलो भाई हम तो डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर अभी। एक्स स्क्वायर माइनस, भाई कितना है 2/3 और माइनस का 5/4 एक्स, साथ में 2/3 इंटू माइनस का 5/4। चलिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व करते हैं, 12 यहाँ पर एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर होगा माइनस का 15, 2 से 2 कट गया, माइनस का 5/6 हमारा यहाँ पर बन के आ गया एक्स स्क्वायर। 8 माइनस 15 कितना होगा सर, 5 6 7, माइनस का 7 होगा तो माइनस माइनस प्लस 7x/12 और माइनस 5/6 के बराबर। तो बच्चों इसमें आपके पास ये भी इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ में अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पर, तो 12x² प्लस 7x माइनस 10/12, सर ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, पक्की वाली बात है। और अगर आप 12 को यहाँ से हटा दो तो वो भी, नीचे का 12 आप यहाँ से हटा दो तो सर ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं जीरोस निकालूंगा तो इसके जीरोस भी क्या आ रहे होंगे, 2/3 माइनस 5/4। सर इसके जीरोस भी 2/3 माइनस 5/4 आ रहे होंगे, और डिवाइडेड बाय 12 वाले केस में भी जीरोस वही आ रहे हैं, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए आप इक्वल टू में जीरो रखते हो। देखा ना क्वेश्चन, अभी फॉर जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो रख रहे हैं, तो जो भी ये कुछ डिनोमिनेटर में चीज है ये वहां पर जाके ऑलरेडी जीरो बन, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरो सेम हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा है कि इस बार जीरोस ना देके आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्टली दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप में आगे ये भी पूछा हुआ होगा कि अब जीरोस भी निकालिए, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें अब क्या होता है, दो चीजें हैं, आपने देखा है अभी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो वहां पर लिखा होगा हेंस फाइंड इट्स जीरो। जो करना है वो तो हम कभी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हेंस फाइंड इट्स जीरो, साथ ही साथ में कभी कभार लिख के आता है ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो। तो इन दोनों के बीच में एक फर्क है। अगर लिखा है हेंस फाइंड इट्स जीरो, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक आप सॉल्यूशन करके आए हुए हो, उस सॉल्यूशन की हेल्प से ही आपको आगे जीरोस निकाल। और ये हर चैप्टर के लिए, आप कोई से भी चैप्टर उठा लो, अगर उसमें हेंस आगे कुछ और काम करना हुआ हमें, तो इसका मतलब गिवन जो मैं अभी तक सॉल्व करके आ चुका हूं, उससे जो मेरा आंसर आया है, उस आंसर की हेल्प से मुझे आगे काम करना। वहीं पर लिखा हुआ हो अगर ऑल्सो, तो ऑल्सो का मतलब होता है कि आप या तो उससे ही सॉल्व कर लो, या फिर आपको कुछ और मेथड आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हेंस वाले केस में कंपलसरी है कि आपको वहीं से सॉल्व करना। ये बात आपको याद रखनी है। भाई इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि हमको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखा है। सर सम कितना दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमको सर, -12। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है सर इसके जीरोस। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इसी गिवन को हमने किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल। अब ये क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई या तो आप डायरेक्टली कर लो, अगर आप कर सकते हो तो ठीक, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें पूरी इक्वेशन में √2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड भी कराएंगे, लेकिन क्योंकि इक्वल टू में ऑलरेडी जीरो है तो मल्टीप्लाई से ही काम चल जाता है। सर मल्टीप्लाई कराया तो √2 इंटू √2 2, और यहां पर बन रहा है 12 √2 के बराबर। चलो भाई अब देखते हैं क्या हुआ। अब इस 2 को मुझे कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके तो 2 ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 12 √2 इंटू 12, सॉरी 12 √2 इंटू √2, 12 टू ज़ा 24, मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 24 आए। सर 24 किसके टेबल में आता है, 12 की, 12 माइनस 2 नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा किसके टेबल में आता है, 8 की, 8 3 ज़ा 8 माइनस 3 नहीं बन रहा 2। तीसरा हमारे पास 6 की टेबल में आता है, 6 4 ज़ा 24, 6 माइनस 4 2। क्वेश्चन हो गया हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व। 6 माइनस 4x माइनस 12 √2 इक्वल्स टू 0। सर आगे सॉल्व यहां पर कर लेते हैं इसको।
भैया √2x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 12 √2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, पर चलो मैं करवा देता हूँ। ये यहां से √2x कॉमन ले लिया तो खाली ये बचा। यहां से अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा 3√2x के बराबर। ठीक है, सॉरी x तो आएगा ही नहीं, इसके बराबर। यहां से अगर आपने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 कॉमन आ चुका है 3√2 यहां से। तो बच्चों एक तो ब्रैकेट मेरे पास आ गया ये x माइनस 3√2, एंड दूसरा ब्रैकेट बच्चों मेरे पास आ जाएगा √2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से ही एक से आंसर आएगा 3√2 और दूसरे से आंसर आएगा माइनस का 4/√2, जिसको आप फैक्टराइज करके, सॉरी जिसको आप रेशनलाइज करके लिख सकते हो क्या, -4√2/2। 2 से 2 काटा -2। देखो ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अब आप देख लो एक बार, आपको आंसर अपना चेक करना हो तो कैसे करोगे सर, 3√2 माइनस 2√2 कितना आ रहा है, या इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा आंसर, √2 के बराबर। सर √2 ही था हमारा सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 2 6 इंटू 2 माइनस का 12, माइनस का 12 हमारा प्रोडक्ट था। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, फिर आपकी इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। इसमें से जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ है कि मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसमें कुछ हमको नई चीज नहीं सीखनी, जो अब तक सीखी हुई है वो ही हमको यूज करनी है, साथ में अपना कॉमन सेंस यूज करना। इनमें क्या है, सीधे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा 4। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां पर हमको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको कितना दे रखा है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दे रखा है 4 के बराबर। तो अब आपको क्या देखना है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी है। हाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A के बराबर, पक्की वाली बात। तो भाई C/A यहाँ पर कितना है, C है बच्चों हमारे पास -12, A है हमारे पास K के बराबर। पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, सॉल्व करा, तो बच्चों K की वैल्यू आएगी -12/4 विच इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस, इस बार सम दे रखा है तो हम सम ऑफ जीरोस लिख लेंगे। भाई सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमको भाई, √2 के बराबर। क्या सम ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी पता है, हाँ सर, वो होती है -b/a। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास के, और ए की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 1। लो, इसमें तो भाई कुछ भी नहीं करना पड़ा, के की वैल्यू -√2 आ गई। इजी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ना प्रोडक्ट दे रखा ना सम दे रखा। जब ना प्रोडक्ट दे रखा हो ना सम दे रखा हो, मतलब मैं डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर सकता। तो क्या दे रखा है मेरे पास, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अच्छा, अगर सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिसको यूज करके मैं सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ या उनकी वैल्यू बता सकता हूँ। अगर मैंने माना, रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन के केस में आप क्या करोगे, लेट 1 रूट बी अल्फा, देन अगर रूट मेरा क्या होगा सर, अगर एक रूट मेरे पास अल्फा है और दोनों रूट आपस में रेसिप्रोकल है, तो अगर रूट 1/अल्फा ही तो होगा। तो बिना कुछ सोचे कि कुछ दिया है या नहीं दिया है, क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फा इंटू 1/अल्फा करके 1 निकाल सकता हूँ। रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ जाए। और भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी भी हमको पता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे, C/A। यहाँ पर C की वैल्यू -a है और A की वैल्यू 1 है। इसका मतलब बच्चों A की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बात खत्म। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में खतरनाक लगेगा,
लेकिन है बिल्कुल ऐसा ही भाई। लेट वन रूट बी अल्फा एंड अदर रूट बी वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। हमें इसमें क्या दे रखा है भाई, सेम चीज लिखनी है बिल्कुल, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितने आएंगे सर, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, जो कि कितना होगा, वन के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ये आप क्या लिखोगे, सी अपॉन ए। सी आपको दिख रहा होगा 6a दे रखा है, और ए आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है, इक्वल्स टू 1 के बराबर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, दोनों को एक तरफ लेके आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कोई परेशानी? अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा काम भी साथ साथ में करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं करना, उस ए की वैल्यू निकालने के लिए भी मेरे पास क्या बन के आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, जिसको मुझे किसी मेथड से, हम फैक्टराइजेशन से सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो आप अगर देखो ध्यान से, तो भैया ये पहली बात तो a-3 का होल स्क्वायर बनता है। आप इसको अपने आप फैक्टराइज करना, जब फैक्टराइज करोगे तो ये a-3 इंटू a-3 इक्वल्स टू 0 बन के आएगा। दोनों ही से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 के बराबर। और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक, फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है k की वैल्यू निकालो सच दैट द सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब इस बार आपको क्या गिवे, क्वेश्चन में एक कंडीशन दे कि सम ऑफ जीरोस हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर। चलो भाई, एक कंडीशन दे दी, सम ऑफ जीरोस क्या थे हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यहां पर क्या बनेगा, के प्लस 6, माइनस के प्लस 6 होना चाहिए, बट बिकॉज माइनस बी लेके चल रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ए। सही से लिखने के लिए मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ताकि बिल्कुल बढ़िया लगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा सर, सी अपॉन ए। सी कितना है बच्चों हमारे पास, 4k-1 कंप्लीट, और ए की वैल्यू 1 के बाद। चलिए सर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 उठ के ऊपर आएगा तो 2k+12, 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हुई, इक्वल्स टू 4k-1। सर इधर उधर करते हैं चीजों को, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, इसमें माइनस करेंगे तो 2k। बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13/2 के बराबर। बस ये ऐसे ही क्वेश्चन हमको लगातार देंगे, सिंपल सा चैप्टर है, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, ना ही एमसीक्यू छोड़ने हैं, ना ही असर्शन रीजन छोड़ने हैं, सब कुछ आपको कवर करके चलना है। मेरे ख्याल से हमारे पास बस लास्ट टाइप के क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ भाई, लास्ट टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है भाई, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये हमको दे रहा है। भाई हमको गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक। और हम जानते क्या क्या है सर, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो, यहां पे लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जो भी किसके बराबर आएगा, जो आएगा आपका 5/1, मतलब 5 के बराबर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो आपका किसके बराबर आएगा सर, वो आएगा आपका के बराबर। अब मेन खेल शुरू होगा, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी इसी के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, आपको कुछ नहीं दे रखा है इसके अलावा, यही चीज है जो आपको इस क्वेश्चन में मालूम पड़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने की कोशिश करते हैं। भाई आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। आपको कुछ 4-5 आइडेंटिटीज हैं जो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। जैसे जो यहाँ पर यूज होने वाली है वो क्या है, वी नो दैट कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, याद करनी है आपको, इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर,
प्लस 4 अल्फा बीटा। बात खत्म। जब भी आपको अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा हो, 99% क्या 100% केसेस में आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। अच्छे से दिमाग में इसको फिट करो। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 इंटू के। 25 में से एक गया 24, 4 को डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारे पास? 6 के बराबर। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने और देखा। अब हम बिल्कुल अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तो फटाफट उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें भाई दे क्या रहा है। तो देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, सारे के सारे टाइप्स हमको सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए भी होगा, जो आप ट्राई कर सकते हो, ताकि आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन अपने आप से भी हो जाए। तो भाई पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, यहां पर आप क्या कह सकते हो? वी कैन से दैट, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -1/6 होगा, एंड अल्फा बीटा आपके पास -2/6, मतलब माइनस का 1/3। ठीक, अब देखो भाई, सबसे पहला पार्ट आपके पास आता है कि सर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। लास्ट प्रॉपर्टी से हम क्या बोलेंगे? वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। सर ये हो जाएगा 1/36, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1/3। चलिए, अल्फा माइनस बीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो उसको यही रखा। 1/36 में ये चीज यहां पर लेके जाएंगे, तो बच्चों ये बनेगी -4/3, वहां पर जाके प्लस का 4/3, दोनों का एलसीएम निकाला तो 36 ही आएगा। तो ये बनेगा 1, वो बनेगा 12 चौक 48, सर 49/36। तो यहां से आप कह सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 49/36, जो कितना होगा? 7/6। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, और यहीं पे आपका आधा नंबर कट गया, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों लेके जाओ। ठीक है, जब भी आप अंडर रूट उस तरफ लेके जाओगे और अंडर रूट को सॉल्व करोगे, तो प्लस माइनस दोनों लेके जाओ। ठीक है, कब? ये भी याद रखो, जब स्क्वायर रूट लोगे दोनों का। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बच्चों निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये तो और भी सिंपल है कि सर हमको ये बात भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी पता है, इसकी पता है, तो आप डायरेक्ट अपने आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करोगे और इस चीज की वैल्यू निकाल दोगे। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं सामने से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर आप निकालो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता है, ये तो प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस। अभी अकेला क्वेश्चन 2 नंबर का बैठे, ठीक, बाकी ये क्वेश्चन तो आगे एक नंबर के ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जो पार्ट 1 हम करके आए हैं, पहले आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाओगे। जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, कि सर ये हमारे पास ये लगाएंगे और ये सब करेंगे। नहीं, ये फॉर्मूला प्लस का है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो, चाहे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो, दोनों भी है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बता दो एक बार। हमने कहा ठीक है, इनका आप एलसीएम ले लो। भाई एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा, इससे अल्फा को डिवाइड करेंगे तो ऊपर ये बनेगा। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, आप पुट करोगे और अपना आंसर इजीली निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सर सेम चीज, एलसीएम लिया,
तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये बन के आए नॉर्मल सम एलसीएम। चैप्टर नंबर 1 में आप एलसीएम कैसे लिया जाता है वेरिएबल्स का वो अच्छे से सीख के आ चुके हो। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो एक बार उसको अच्छे से कवर कर लो, तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। अब इसमें आप क्या करोगे भाई, ऊपर ये चीज बन के आ गई, क्या इसकी वैल्यू निकालना आती है हमको? हाँ सर ये रहा फॉर्मूला, चाहो तो यहीं से डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, वरना अलग से निकाल के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, कोई परेशानी नहीं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा ये आएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो सर सेम तरीका पार्ट नंबर 1 की तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो भाई इतने हमने इसमें पार्ट देखे, इसके अलावा आगे के पार्ट, आगे कुछ पार्ट है ही इसमें। तो भाई इतने हमने क्वेश्चंस देखे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने के बाद बाहर से आपको कुछ और देखने को नहीं मिला। पॉलिनोमियल कंप्लीट फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए। साथ ही साथ में डिफरेंट चैप्टर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल हो गया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट 5 साल के कंप्लीट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और उसके अलावा सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अलग से कर रखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी हमने एपी के भी लास्ट 2-3 दिन पहले क्वेश्चंस, लास्ट 3-4 साल के जो भी आए हुए थे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है। तो एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी हेल्प करें। बाकी पढ़ते रहिए, 3-4 दिन रह गए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।